सबसे पहले तमाम टीवी चैनल्स के हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, न्यूज़पेपर के रिप्रेजेंटेटिव्स, यूट्यूब के जिम्मेदार, इन सब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर आपको हमारे इस पत्रकार परिषद में आए। बहुत दिनों से बीच में मुझे फोन आ रहे थे, डॉक्टर साहब क्या चल रहा है। अब चूंकि हमने कुछ फैसला किया है, ये फैसला हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। यकीनन मीडिया और तमाम टीवी चैनल्स और यूट्यूब ओपिनियन जो होता है, वो जो मैसेज देने का काम करते हैं, मैं आपकी अहमियत से, आपके काम से, दिल की गहराई से आपका एहतराम करता हूँ, यकीन करता हूँ। दोस्तों, मैंने आपको इसलिए दावत दी कि आज ही मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो महाराष्ट्र की कारगुजार पोस्ट थी, उसका इस्तीफा दे दिया है। मैंने इस्तीफा मोहतरम बैरिस्टर अशोक अवैसी के ईमेल पर, व्हाट्सएप पर डाल दिया है। अब हमारा मजलिस से रिश्ता टूट गया है। आपके जहन में सवाल पैदा होता होगा कि 10 साल का पुराना रिश्ता कैसे टूट गया, और ये बात क्यों कर पैदा हो गई कि डॉक्टर गफ्फार खाकी मजलिस छोड़कर बाहर निकल गया। ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, इसकी जो क्रॉनोलॉजी है, वो मैं आपको बताने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको दावत दी। बीच में कुछ हमारे साथी नाराज भी हुए होंगे, हमारे परवेज भाई नाराज भी होंगे, आप भी नाराज भी होंगे। मैं मीडिया से बात करने को अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा था बहुत सारी बातें अपने अंजाम को पहुंचने के बाद आप तक पहुंचाऊं। दास्तान तो बहुत पुरानी है, मगर मैं बहुत शॉर्ट में सुनाता हूँ। 2014 में मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज्वाइन किया है। 2014 में पार्टी के माध्यम से मैंने चुनाव लड़ा, मुझे 60,000 वोट मिले, और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनकी जमानत भी जब्त हुई और 3,600 वोटों से हारा। 2014 से 2019 तक मैंने अपनी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में बहुत बढ़ाया, और फिर मैंने कोशिश करके वंचित बहुजन अघाड़ी को एमआईएम से जोड़ने का काम किया। और मैंने महसूस किया, और मेरा यह मानना है कि इम्तियाज जलील जो खाना वंचित 2019 में, ये वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ में सोशल इंजीनियरिंग करने की बात था। मगर बदकिस्मती से इम्तियाज जलील साहब ने वो वंचित से ड्यूटी खो दी। उस पूरे प्रोसेस में मैं था, और मेरा ये आज भी कहना है, उस वक्त भी मैंने कहा था, प्रेस पे नहीं कहा था, कि कहीं ना कहीं इम्तियाज जलील इस ड्यूटी के तोड़ने के जिम्मेदार। अगर वो ड्यूटी रहती तो हमारे 15 से 20 आमदार चुनकर आते, और सत्ता की चाबी हमारे पास हो। और इम्तियाज जलील चाहते हैं कि महाराष्ट्र में कोई भी आदमी उनसे आगे ना जाए। पूरी पोस्टें और हैसियत इम्तियाज जलील की बात की जाती है, इसलिए कोई और एमआईएम के आमदार ना बने और कोई सत्ता में ना जाए, ड्यूटी तोड़ दी गई। 2019 में इम्तियाज जलील ने एक और साजिश मेरे खिलाफ की थी। पूरे महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी और एमआईएम का गठबंधन था। देखिए, गोवंडी में अबू आसिम को एमआईएम ने पार्टिबा दिया, भिवंडी में समाजवादी का उम्मीदवार शेख रईस को एमआईएम ने पार्टिबा दिया, और खालिद गुड्डू को समाजवादी ने पार्टिबा दिया। बैतगला में वारिस पठान को पार्टिबा दिया। उस बीच मैंने
बैरिस्टर असद अमीर साहब से कहा था कि मुझे डर है कि यहाँ पर समाजवादी का कैंडिडेट आएगा, क्योंकि ये बात मुझे आसिफ बिखार साहब आप पूछ सकते हैं, उन्होंने मुझे फोन करके बताई। आसिफ बिखार साहब ने कहा था कि डॉक्टर साहब, अगर बैरिस्टर असद अमीर साहब उससे कहते हैं तो मैं समाजवादी का कैंडिडेट आने नहीं दूंगा, आपको पार्टी पर दिलवाऊंगा। मैंने किसी एक मिनट जाया किया बगैर बैरिस्टर असद अमीर साहब को फोन किया। शाम का वक्त था, 10 बजे के आसपास का। उन्होंने कहा इम्तियाज जलील साहब बंबई में बैठे हैं और वो पार्टी का समझौता कर रहे हैं, औरंगाबाद में कैंडिडेट नहीं आएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। उन्होंने ये काम किया, किसी ना किसी तरह से समाजवादी का कैंडिडेट हमारे हल्के में आया। फिर हमारे मशरक़ी हल्के की बॉडी इंतखाबात के ऐन वक्त पर महाराष्ट्र का सदर बनने पर डिसॉल्व कर दी। ये सब चीजें मेरे जहन में थी। मैं थोड़ा इन तमाम बातों को असद साहब को सुनाया। उसी जमाने में असद साहब ने मुझसे कहा ठीक है, जो हो गया उसको हम दुरुस्त करेंगे, और मुझे महाराष्ट्र का ताजदार सदर बनाया। 2019 से 24 तक मैंने महाराष्ट्र में इस बात की कोशिश की कि मजलिस की दावत को प्रचार किया जाए, प्रसार किया जाए। जहां जहां दंगे फसाद हुए वहां पहुंचा। मैंने जहां से हो सके अपनी जेब से मदद की। कोविड का जमाना आ गया, उस जमाने भी आप पत्रकार वो गवाह है, मैंने पार्टी के नाम पे बहुत कुछ काम किया। मैंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया। और हाइट तो ये है, जब असद साहब पार्लियामेंट के चुनाव प्रचार में यहाँ आए थे तो उन्होंने ये जो विमानता होटल है वहां मुझसे कहा था कि डॉक्टर साहब, हम मशरक़ी हल्के असेंबली से आपको न सिर्फ उम्मीदवार बनाएंगे बल्कि आपको किस तरह से जीत को यकीनी बनाएंगे वो देखेंगे, और मशरक़ी हल्के असेंबली की सीट आपको गिफ्ट करेंगे। एयरपोर्ट पे फोटो है, असद साहब ऐसा मेरे गलों का हाथ लगा रहे हैं और चूम रहे हैं और कह रहे हैं डॉक्टर हम तुम्हारी पूरी मदद करें। अभी 2024 के पार्लियामानी इंतखाबात के आखिरी दिन जब असद साहब शाम का प्रचार करके सुबह की फ्लाइट से हैदराबाद जा रहे थे, हो गई बात। फिर क्या हुआ, औरंगाबाद में वक्फ एक्ट के सिलसिले में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में असद साहब ने 5 नाम डिक्लेयर किए। अब उसमें से कुछ लोग नए भी हैं, रईस लश्करी, शताब्दी भी काफी जूनियर है, 2 तो सिटिंग एमएलएस है, इम्तियाज साहब का भी नाम डिक्लेयर कर दिए। मेरे मन में थोड़ा सा एहसास पैदा हुआ, क्या पार्टी अपने को टिकट देना नहीं चाहती। मैं कश्मकश में था। 21 सितंबर को मैं हैदराबाद पहुंचा। मैं असद साहब की गाड़ी के पास जाकर खड़ा रहा। मैंने असद साहब से गुजारिश की कि सदर मोहतरम, मुझे 3 मिनट 5 मिनट आपसे बात करना है। और फिर मैंने कहा मैं आपकी गाड़ी में बैठ जाता हूँ, आप आगे जा रहे हैं, जहां मेरी बात खत्म हो जाएगी मैं उतर जाऊंगा। सदर साहब ने कहा नहीं, आप शाम में मुशायरे में आ जाओ। अब मुशायरे में ठीक है भाई, जब अकेले में बात तो मुशायरे में क्या बात होगी। मैंने उनको बाद में व्हाट्सएप डाला, उनके जवाब भी आए। उसका सारांश ये है कि आपने किस तरह से तय कर लिया कि मशरक़ी हल्के असेंबली से हम आपको उम्मीदवारी दे रहे हैं। How could we come to this conclusion that we are going to make a candidate for Aurangabad East Assembly constituency for 2024? मैंने समझ गया कि मेरी बात कुछ ठीक ठाक नहीं है। शाम के मुशावरे में नहीं गया, अलबत्ता सुबह की फ्लाइट से वापस आया 22 तारीख को, सोचते रहा। फिर हमारे अपराध खानदान नजदीक के दोस्तों से बात कहा,
मैंने कहा एक खत लिख देते, हमने उसी खत की कॉपी आपको दी है, उसका हमने मराठी में भाषांतर भी किया है, ट्रांसलेटर के हाथ से किया है, मेरी मराठी उतनी अच्छी नहीं है, अंग्रेजी का भाषांतर भी ट्रांसलेटर के हाथ से किया है, और उसमें तमाम बातों का हमने जिक्र किया है। 23 तारीख के शाम में हमने असद साहब को ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए, कोई जवाब नहीं आया। फिर 15 दिन गुजरने के बाद 8 तारीख को हमने तमाम लोगों की मीटिंग की, उसकी रिपोर्टिंग की आपके सामने है। फिर उस वक्त भी कोई जवाब नहीं आया। हमारे जो चाहने वालों की, जो मुझ पर प्रेम करते हैं, उसमें कुछ उलमाए किराम भी हैं, धार्मिक शख्सियतें भी हैं, नहीं तो आगे जा पाए, धार्मिक शख्सियतें भी हैं। ये सब लोग आमतौर पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तारीफ में रहते हैं, और जब कभी असद अवीसी साहब इस शहर में आते हैं तो यकीनन उनकी मीटिंग करते हैं और उनसे कहते हैं कि हम आपके खत्मों के पास बैठेंगे, इस्लाम सीखेंगे। तो उनमें से कुछ जिम्मेदार ने कहा, हमारे तशरिया के सदर साहब ने हिमायत में हमारा खत किया, ये उलमाए कराम और कुछ जिम्मेदार लोग असद साहब के मकान पर पहुंचे, जहां पर उनको कोई खातिर खा रेस्पॉन्स नहीं किया गया। आप, मैं ज्यादा ऐड नहीं करना चाहता, उलमाए कराम से आप बात कर लीजिए, उसमें से कुछ जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना चाहते थे उनको बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। बहरहाल ये बातें होने के बाद अब हमने तय किया कि मशवरे के साथ हम अपने सियासी सफर की दिशा को तय करें। 8 सितंबर के बाद हमने मुख्तलिफ साथियों से, मुख्तलिफ हमारे जो ग्रुप्स हैं उनसे बात की, और ये नतीजा निकालने के लिए थोड़ा वक्त लग गया। फिर हमने तय किया कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से अपने को दस्तबरदार हो जाना चाहिए, उससे अपने को राजीनामा दे देना चाहिए। और फिर हमने आज राजीनामा असदुल्लाह अली साहब को भेज दिया है, उनको मिल गया है ईमेल के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से। मैं आपको ये बताने के लिए हुआ हूँ, यकीनन ये बहुत दुख की बात है कि 10 साल से पार्टी के लिए कुर्बानियां देने वाले आदमी, खिदमत देने वाले आदमी, पैसे खर्चने वाले आदमी, अपने बाल बच्चों को, खानदान को नजरअंदाज करने वाले पार्टी के आदमी को असद साहब 5 मिनट का वक्त भी नहीं दे सके। 2019 से 2024 तक इम्तियाज जलील, 2014 से 2019 तक इम्तियाज जलील मुसलसल हमारे खिलाफ साजिशें करते रहे कि किस तरह से हमारा सियासी नुकसान हो। इस मंजर में मुझे ये इस्तीफा भेजना पड़ा। ये बैकग्राउंड है, मैंने इस्तीफा भेज दिया है, और हमने आगे के सियासी सफर भी तय कर ली के बारे में भी तय किया है, डिसाइड किया है। वो भी बातें 2-3 दिन में आप तक पहुंचा दूंगा, ताकि जब चीजें मैच्योर हो जाती हैं, ताकि जब चीजें फाइनल हो जाती हैं, उसके बताने में मजा है। वक्त से पहले बताने में कोई मजा नहीं है। मैं कांग्रेस हाईकमान के जिम्मेदारों से कॉन्टैक्ट में हूँ, क्योंकि मशरक़ी हल्के असेंबली की सीट कांग्रेस के कोटे में आती है, जो महाविकास अघाड़ी का एक अंग है, एक हिस्सा है। बहरहाल बहुत सारी डेवलपमेंट होंगी। मेरे पास पूरे महाराष्ट्र से पार्टी के पदाधिकारियों का, पार्टी के चाहने वालों का फोन है। अभी अभी नांदेड़ से फिरोज गारा, जो मराठवाड़े के अध्यक्ष हैं, एक माजिद बशीर साहब जो मराठवाड़े के सेक्रेटरी हैं, हमारे नागपुर के साथी हैं, हमारे विदर्भ के साथी हैं, मुख्तलिफ जिलों के साथी हैं, वो सब कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आपके साथ हम भी पार्टी छोड़ना चाहते हैं। आप जानते हैं आज से
इलेक्शन के फॉर्म के भरने का टाइम शुरू हो गया है। टाइम बहुत कम है। मुझे भी मेरे इंतखाबी सिलसिले में भागदौड़ करना है। इन तमाम साथियों को मैं जमा किया होगा और इंशाअल्लाह ताला मेरे इस्तीफा के बाद महाराष्ट्र में काफ़ी पद अधिकारियों के इस्तीफा की बारिश शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि इम्तियाज जलील सिर्फ खुद को बड़ा करने के लिए देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कमजोर कर रहा है। It is unfortunate for me. I cannot explain this thing to असदुद्दीन अवैसी। और असदुद्दीन अवैसी साहब के कान में जो जहर भर दिया इम्तियाज जलील ने, वो निकालने में नाकाम रहा। बहरहाल ये तमाम बातें आपके साथ शेयर करना थी। मैंने इससे पहले बहुत सारी बातें कही थी। मैं आपके साथ सुकून से बैठता हूँ। आपके जहन में जो भी सवाल होगा या मुझे कुछ और कहना होगा तो मैं कहूँगा। यकीनन आप ही के माध्यम से हम जनता में हमारी बात को पहुँचा सकते हैं। एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप में से किसी को जो सवाल पूछना है एक के बाद एक पूछिए। मैं तो बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा नेता हूँ और आपके बीच में रहता हूँ, इसलिए आप बात तो खत्म होगा। आपने जो आरोप किया है की इम्तियाज जलील शासनात आतापर्यंत किती वेळा इशारे केले गेलेले आहेत आणि त्याच्यातून काय काय झाले आतापर्यंत? देखो, जिस हल्के असेंबली से मैं इलेक्शन कंटेस्ट करता हूँ वहाँ देवेंद्र फडणवीस का चहेता अतुल सावे इलेक्शन लड़ना है। अभी 2019 में युति जो टूटी, मेरा मानना है कि देवेंद्र फडणवीस साहब की मदद करने की टूटी। अभी एक छोटी सी मिसाल देता हूं मैं। अभी 2019 में अतुल सावे वंचित से युति होने के बाद बहुत परेशान था, तो हमारे जो असेंबली कंस्टिट्यूंसी की जो ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी थी, इलेक्शन से 1-1.5 महीना पहले इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र में बनने पर डिसॉल्व कर दिया। ऐसी क्या अड़चन थी इम्तियाज जलील को डिसॉल्व करने की? सियासत हमको भी समझती ना भाई। और पूरे महाराष्ट्र में समाजवादी की युति होती और महाराष्ट्र में होने के बाद औरंगाबाद में करीम कुरैशी उम्मीदवार बन के आता और उसके आगे पूरे कॉर्पोरेटर्स को भी उन्होंने मेरे खिलाफ लगाया। वो बेचारों के बहुत हक मांगा है उसने, दानवे के इलेक्शन में पैसे दिया, पैसे दिया नहीं उनको, बहुत सारी बातें हैं। मगर ये चीजें उसके सामने है ना घटनाक्रम। और उसके आगे सुनो ना मेरी बात, अभी बात कंप्लीट करूँ तो अभी एक ही आदमी सब सवाल करेगा तो मुश्किल हो जाएगा ना। मैं जवाब दे दो मुझे। अभी एक सक्षम ताकतवर उम्मीदवार या तो ना आए या तो उनकी खुद की नीयत थी कि मैं वहां आ जाऊं। अभी तो मेरा मानना यह है कि MIM, ये तो उनका डिसीजन है, एक कमजोर कैंडिडेट देना चाहिए ताकि कहीं ना कहीं अतुल सावे की मदद हो। अभी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। चांदीवली में आरिफ नसीम खान के खिलाफ इमरान कुरैशी को खड़े करे, 800 वोट गया, आरिफ नसीम खान 399 वोट से हारा। अभी कामठी में जो बावनपुरे साहब की कंस्टिट्यूंसी 2019 में आएगा, शकीबुर रहमान बिठा था मैं यहाँ नया, वो कामठी में रहता है, आएगा प्रेस में भी आके कहेगा। इम्तियाज जलील ने जबरदस्ती टिकट दिया ताकि कामठी की सीट, मैं आपके माध्यम से कहना है, ये अपने आप को शाहगंज का टावा बहादुर बोलता रहता। अगर तेरे में दम है जा फडणवीस के खिलाफ साउथ वेस्ट नागपुर से चुनाव लड़, नांदेड़ चुनाव की क्या बात कर रहा। मगर हमारे मोहतरम इम्तियाज जलील साहब कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस की हिमायत का काम कर रहे हैं। मैंने तो इससे पहले भी कहा था कि हम में से किसी का फोन तो उठाते नहीं, मदद तो करते नहीं, उनकी मदद करते हैं। बहुत इंस्टेंसेस है भाई। कांग्रेस से टिकट मिलने की संभावना है क्या?
इलेक्शन तो वैसे है। आपने बोला कि 10 के इलेक्शन में पैसे दिए गए, कितने पैसे मिले थे, नहीं, सुनो। कितने पैसे बांटे नहीं? सुनो, ये दानवे साहब का अंबादास दानवे का जो विधान परिषद का चुनाव था, तो मेरे पास कुछ कारपोरेटर्स पहुंचे। उनकी शिकायत ये थी, ये पट्टे ने होलसेल में सौदा करके रख दिया। कितने हाँ सुनो ना, मुझे एक्सैक्ट फिगर नहीं मालूम। और वो जो कारपोरेटर्स की कड़कड़ाहट थी, उनकी जो परेशानी थी कि उनको पैसा नहीं मिला। भाई इस शहर में आप रहते हैं ना, अंबर के जो कुलकर्णी साहब, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, उनका भी पैसा होलसेल में जमा किया। एक काम है, पैसा जमा करने में हमारा इम्तियाज सबसे आगे। अब आप पत्रकार हो गए, आपको तो अदुप होता होगा, भला ये सब बातें थी। समझ में ये आता है कि इन तमाम बातों के साथ साथ वो हमको, खासतौर पे पार्टी के उन लीडरों को टारगेट कर रहे हैं जो कभी सियासी खतरों से आगे जा सकते। सवाल दूसरा ये है, भाजपाची बी टीम म्हटलं जातं, ते खरंय का? एमआयएम भाजपाची बी टीम आहे की इम्तियाज जलील भाजपाची बी टीम? इम्तियाज जलील रिस्पॉन्सिबल है, इम्तियाज जलील मैन्युपुलेटर है, इम्तियाज जलील कॉन्स्पिरेटर है, इम्तियाज जलील चीटर है। अभी तो आंदो स्टेज, अभी चुनाव तो हो तो शुरू, अभी भी सिवाय सेटिंग के कोई काम ही नहीं है भाई। अभी एक भाई की बात बोलता हूँ। एक अजून एक प्रश्न आहे, तुम्हाला तिकीट दिलं नाही म्हणून तुम्ही असं बोलताय, ठीक आहे. तुम्हाला तिकीट मिळालं असतं तर तुमची ही भाषा असली असती. ऐकून घ्या, तिकीट एक सेकंडरी विषय है। आदमी का आत्मसम्मान, आत्म क्या बोलते, सेल्फ रेस्पेक्ट, उर्दू में कहते हैं इज्जत रस्म होता है। मेरा बेटा मेरे बाजू बैठा है, कभी पॉलिटिक्स में मैं आता नहीं, तो इम्तियाज जलील का अपना स्टाइल है बेटे भाई को आने का। मेरा दामाद मेरे बाजू बैठा है, डॉक्टर उमर सादरी है, जो प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है। इनको भी इम्तियाज जलील ने अपने कारपोरेटर से तकलीफ दी थी। मेरा बेटा पॉलिटिक्स में आना भी नहीं चाहता, पॉलिटिक्स में है भी। उसने मुझसे कहा, अब्बा जी इतनी जिल्लत और बेइज्जती बर्दाश्त करने के बाद भी आप उस पार्टी में रहते, अगर असदुल नबी साहब हमारी बात सुन के लेते और हमारे जो ग्रीवेंसेस है उसको एड्रेस करते तो शायद ये नौबत नहीं आती। आपके पास जो सवाल है कि टिकट नहीं मिला इसलिए एमआईएम के खिलाफ गए, देखिए मैंने एमआईएम का फॉर्म भी नहीं भरा, मैंने टिकट की मांगनी भी नहीं की। मेरा असल विश्वास यह है कि जब महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट को आप 5 मिनट वक्त नहीं देते, तो जो पद अधिकारी जिनको मैंने नॉमिनेट किया है उनकी हालत क्या होगी। अगर सबकी किस्मतों का फैसला इम्तियाज जलील कर रहा है, तो जो मेहनती, वफादार, ईमानदार लोग पार्टी में आए हैं उनका क्या होगा। मैंने कई लोगों को जोड़ा, मैंने उनको साथ में लेके आया। अब इनकी हालत ऐसी है कि इनके कहने पर बैरिस्टर साहब हमको 3 मिनट की बात नहीं करते, तो मैं उनको क्या हिसाब दिला सकूं। टिकट तो बहुत छोटी चीज है जी, मैं समझता हूँ आमदार बनना नहीं बनना वो किस्मत की बात है। ऐसे वैसे कैसे कैसे हो जाते और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो जाते, उसकी बात मत कीजिए। बुढ़ी चोर भी, चिंदी चोर भी, कुछ भी हो जाते, टिकट की कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज्जत दी है, इंशाअल्लाह ताला मैं अपने विशाल को, अपनी इज्जत को, हे बघा, तुम्ही या पत्रामध्ये तिकडे वेळेस सांगितलं की कशा कशा पद्धतीने तुम्हाला ओवी साहेबांनी भेट दिली नाही, एक प्रकारे अपमानित केलं. 10 वर्ष झालं तुम्ही मुस्लिम समाजासाठी, एमआयएम साठी इथं काम करत होता. अशा पद्धतीने जे अवमानित केलं जातंय, मराठवाड्यातल्या मुस्लिम समाजाचा अपमान आहे का? आहे ना। तुम्ही याचा प्रतिसाद निवडणुकीमध्ये पाहू शकता। आता मी तुम्हाला सांगतो, एमआयएमला जे मानणारा गट आहे तो आहे 18 to 30 इयर्स, त्यांची वय 18 ते 30 वर्षापासून। मी एक ऑफिस उघडलेलं आहे मत्ती चौकवर, सुटू चौक कंपाउंडवर। 100-150 ये नौजवान बच्चे आ गए भाई। मैं नवाबपुर में सिर्फ चाय पीने गया तो 150-200 बच्चे जमा हो। होटल में गए तो होटल की चाय खत्म हो।
अभी मेरे पास मुस्तकिल फोन है। मैं दिल्ली में गया था, चूंकि अपने को सियासी तौर पे कुछ चीजें तय करना है, ख्याल नहीं था। आज सुबह की फ्लाइट से वापस आया तो बहरहाल ये बच्चों के इतने फोन हैं। अच्छा, वो सब जानते, देखो इमोशनली एक स्टेज तक आप उनको अपने साथ ले जा सकते हैं, मगर मेरा ऐसा मानना है कि आज के जो नौजवान हैं वो कहीं ना कहीं चीजों को समझ गए हैं और वो बड़ा गट अपने साथ में खड़ा हुआ है। उन्होंने यहाँ तक कहा, भाई सुनो, तुम अपक्ष करो, कोई भी पार्टी से करो, तुम्हारा साथ है। वंचित सोबत युती उठण्याचं कारण नेमकं थोडं सविस्तर सांगा. पहला पत्र इम्तियाज जलील जो था प्रकाश आंबेडकर, उसकी कॉपी मेरे पास है। काय होतं? एक मिनट में बात कंप्लीट करता हूँ। वो असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ में कुछ 25-26 जून 2019 को उनके बंगले पर दहली में हुई। मैं, इम्तियाज जलील, प्रकाश आंबेडकर, असद साहब, 4 ही आदमी थे। उन्होंने कहा सीटों के बारे में इम्तियाज जलील खत लिखे। प्रकाश आंबेडकर का जो मुकाम है हमारे मेरे दिल में, मैं उनको आज भी बहुत बड़ा नेता, बहुत बड़ा मानता हूँ। एक तो प्रकाश आंबेडकर साहब बाबा साहब के नातू है और वैचारिक तौर पे बहुत मैच्योर आदमी है। अब चूंकि उस दिन तय पाया था तो इम्तियाज जलील जो खत लिखा, चुनके आने तक तो बोलता था प्रकाश साहब मैं आपका हाथ पकड़ के जाऊंगा। प्रकाश आंबेडकर हमारे नेता है। प्रकाश आंबेडकर की वजह से 1,50,000 वोट मिले। कितना उन्हें दिया प्रकाश आंबेडकर। पहला एड्रेस दिया, प्रकाश ने मुझसे बोले हाउ ही इज एड्रेसिंग टू मी। और पहले खत में कहा कि हमको 125 सीट होना चाहिए। बड़ा प्रकाश भाई से जिस तरह से ट्रीटमेंट किया गया, क्या होता है आदमी को, जब आप बहुत बड़ा भाई आप गोद में उठा ले रहे हैं। इम्तियाज जलील साहब उनकी तारीफ में, और जैसे ही अपना काम निकल गया, तुम कौन भाई कौन। आप देखो ना 19 से 24 तक कभी इम्तियाज जलील ने अपनी स्पीच में कहा कि वंचित का मेरे पे एहसान है, वंचित में से मैं मेरा पालन बना। बताओ एक स्पीच, बताओ ना एक स्पीच तो खामोश है। मगर इतनी बात है, जहां पॉलिटिकल जरूरत पड़ती ना, बराबर जाके घुटने टेकता, पाँव पड़ता। देखो मराठा रिजर्वेशन के बारे में मराठा क्रांति मोर्चा निकला था और कई मोर्चे निकले थे। ये मेंबर ऑफ असेंबली था, इसने पार्लियामेंट में भाषण किया था। मराठा क्रांति मोर्चे में जो मोर्चे चलाने वाले लोग हैं, वहाँ फॉर्च्यूनर गाड़ी है, लैंड क्रूजर है, इनको क्या रिजर्वेशन की जरूरत है। असेंबली का भाषण देख लो जी। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया था कि मराठों को रिजर्वेशन नहीं मिलता। अब आज जगनगे पाटिल के पास जाके फॉर्म भर रहा है। जगनगे पाटिल साहब बहुत अच्छी इंसान है, उनको तमाम चीजें समझती है। तो ये है हमारे इम्तियाज जलील का स्टाइल। गफ्फार खाजी के बगैर पार्लियामेंट की कोई सभा कंप्लीट नहीं हुई। मुझे भी भाषण करना पड़ता था, सीने पे पत्थर रखकर मैंने इसकी तारीफ में भाषण किया। तो प्रकाश आंबेडकर की जो वंचित की आप बात कर रहे हैं ना, उसका जिम्मेदार इम्तियाज जलील। सर मेरा एक सवाल ऐसा है, देखिए बम्बई का तो बहुत खास मामला है। बच्चे ने बहुत अच्छी सवाल बोला। इम्तियाज जलील साहब ने कहा एक आदमी 2 पोस्ट पे नहीं रह सकता, बम्बई का प्रेसिडेंट नहीं रह सकता। फिर तू क्या था? अभी क्या है, तो देना पोस्ट इस्तीफा। दूसरी बात, जिसको प्रेसिडेंट बना उसको टिकट भी दे। क्या लॉजिक है भाई? कहीं ना कहीं वजन और कहीं ना कहीं फडणवीस साहब का फोन, फडणवीस साहब की रहनुमाई में पार्टी चलाई जा रही। देखो फैयाज खान पे क्या था, आप या तो प्रेसिडेंट रहो या तो आमदार का चुनाव हो। फैयाज ने दोनों भी छोड़ के चले गया। उसके बाद रईस लश्करी को बना अध्यक्ष और उसका टिकट औरंगाबाद में साहब ने डिक्लेयर भी कर दी। पार्टी सुप्रीमो है,
और इम्तियाज जलील की चलती है। इम्तियाज जलील पोस्ट पे नहीं है, फिर जो कानून फैयाज को अहमद खान को था वही कानून इम्तियाज जलील को होना चाहिए। बहुत सही बात है वो। ये नांदेड से मधले जे जुने कार्यकर्ते आहेत ते एक एक बाजूला चालले, आपल्याकडे बी सुरेश सर होते, आम्हाला चालले. नहीं सर, मैं समझ फिर से बोलूं। एमआयएमचे जे जुने कार्यकर्ते आहेत, इथले जे कार्यकर्ते आहेत ते सर्व सोडून चालले. एमआयएमचं भवितव्य काय राहिले? अब भविष्य तो समझ में आ जाएगा। पहली बात तो जो सोशल इंजीनियरिंग है जो 2019 में हमने की थी उसको नकार दिया। भविष्य यह है कि 2024 के पार्लियामेंट चुनाव तक इम्तियाज जलील ने कभी मुसलमान की बात नहीं करी। आदर्श की टोपी, वो आदर्श के वास्ते वो बचाना कोशिश में रहे। मैं जैसी पार्लियामेंट इंतखाब हार गए, अब मुसलमानों की बात भी होगी, मुसलमानों का काम भी होगा। अब देखो ना, पैगंबर साहब की शान में जो गुस्ताखी हुई उसके वास्ते एक बड़ा रैली लेके जो पूरे भारत की न्यूज बनी। और उससे 2 दिन पहले संजय सिंह साहब जो एकनाथ शिंदे की पार्टी का है, वो संजय सिंह साहब जिसने कहा रामगिरी महाराज का बाल भी बिका नहीं होगा, उससे जाके गले मिल गए, मिठाई खिला गए। और ऐसा गले मिल गए, अगर कोई मुसलमान अपने धार्मिक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्जत पे चीटे उछालेगा, देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि तो उसके घर को जा रहा, मिठाई भी खा रहा, गले भी मिल रहा, चिटक रहा भी। बड़ा जान दीजिए न्यायपीठता के बारे में, आप इसमें ज्यादा कहना नहीं चाहता। अभी इंतखाबात जब आएंगे तो बहुत सारी से बताऊंगा।